देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है? क्योटो प्रोटोकॉल किसका पार्ट है? जो अभी हम पर्यावरण सम्मेलन पढ़ रहे थे, ये उसी का पार्ट है। तो एक तरीके से मान के चलिए ये पार्ट 2 है, ठीक है? पार्ट 1 में मैंने टोरंटो सम्मेलन ये सब जो था वो आपको पढ़ाया था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और पार्ट 2 में क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ते हैं। तो देखिए लाइन बाय लाइन चलेंगे इसमें हम। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते में से एक है, ठीक है? ये याद रखने की जरूरत नहीं है। 1997 में जापानी शहर क्योटो में अपनाई गई इस संधि ने औद्योगिक देश कौन से होते हैं? जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया है, चाइना है, यूएसए है, रशिया है, ठीक है? जो डेवलप मतलब एक तरीके से अच्छी खासी कंट्रीज हैं, उन्हें औद्योगिक देश कहा जाता है, ठीक है? उनमें ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन में कमी करने के लिए किया गया था और एक कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं इसमें थी। मीन्स लीगली क्या क्या इसमें आपको फॉलो करनी है वो सब चीज़। इसका महत्व इस बात में निहित है कि यह जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता को मान्यता देने वाला पहला वैश्विक समझौता है। तो ये आप याद रखना कि जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए समन्वित कार्रवाई मीन्स कॉन्ट्रीब्यूटेड एक तरीके से एक्टिविटी देने वाला पहला वर्ल्ड लेवल पर क्या है? समझौता है। कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है? इस पर आइए। क्या है क्योटो संधि? क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे 11 दिसंबर 1997 को संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ये यूएनएफ ट्रिपल से अभी पढ़ाया मैंने आपको थोड़ी देर पहले पार्ट 1 में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तीसरे पक्ष सम्मेलन कॉप 3 के दौरान अपनाया गया था। तो देख लेना, एक बात का ध्यान रखना कि क्योटो प्रोटोकॉल अलग से नहीं था, केस था तो यूएनएफ ट्रिपल सी के कॉप मीटिंग जो होती हैं उनकी कॉप 3 के दौरान अपनाया गया था इसको, ठीक है? क्योटो प्रोटोकॉल को, ठीक है? और कब? 11 दिसंबर 1997 को, ठीक है, अपनाया गया था। वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 55% का प्रतिनिधित्व करने वाले पर्याप्त देशों द्वारा अनुसमर्थन के बाद यह 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब लागू हुआ था? 16 फरवरी 2005 को, ठीक है? तो क्या काम का है? पहला 11 दिसंबर 1997 को यूएनओ के यूएनएफ ट्रिपल सी के कॉप 3 के दौरान अपनाया गया। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ, ठीक है? संधि ने 37 औद्योगिक देशों और यूरोपीय संघ के लिए विशिष्ट उत्सर्जन कटौती लक्ष्य निर्धारित किए। मतलब उस टाइम पर सिर्फ 37 कंट्रीज ऐसी थी जिनको जो जो इसमें शामिल होने के लिए तैयार थी, और यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज थे, ठीक है? उन्होंने विशिष्ट उत्सर्जन कटौती लक्ष्य, कोई उन्होंने लक्ष्य डिसाइड किया था कि इससे ज़्यादा कटौती, मतलब इससे इतनी कटौती लगभग आपको ग्रीन हाउस गैसों में करनी है, ठीक है? तो ये एक बेसिक पॉइंट है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये क्या आप जानते हैं, इसको आप जान पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये इंटरनेट से निकाला है इसलिए लिखा रहा है ये, ठीक है? वैसे ये भी कोई ऊपर ऐड है, इसको भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इस पर आइए। क्योटो प्रोटोकॉल के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, ठीक है? अब हम लोग तो बेसिक उद्देश्य पढ़ लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम लक्ष्य अपनी प्रतिबद्धता अवधि 2008 से 2012 के दौरान 1990 के स्तर की तुलना में, देखो पहली प्रतिबद्धता इसकी क्या थी? 2008 और 2012 के दौरान 1990 के स्तर से तुलना में वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन के औसतन 5% की कमी करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। क्या इंपॉर्टेंट है कि 1990 के स्तर से, यानी 1990 में जो भी स्तर रहा हो उस स्तर से जो वर्ल्ड लेवल पर ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन हो रहा है उसमें कितना परसेंट कम करना है? 5%। ये परसेंटेज याद रखना कितना था और किसके कंपैरिजन में? 1990 के कंपैरिजन में, ठीक है? यह लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए आधारित था। तो बस काम का क्या है इसमें कि 1990 के स्तर से कितना परसेंट कम करना था? 5% कम करना था, ठीक है? अब जाहिर सी बात है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसमें कौन कौन सी मेन सी शामिल की गई हैं? एक तो आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन जिसे CH4 कहते हैं, ठीक है? जानवर जब जुगाली करते हैं ना, पशु, तो वो CH4 गैस निकालते हैं। जब मुंह में झाग वाग रहते हैं ना भैंसों के, देखा होगा आपने, तो जुगाली करते वक्त CH4 गैस निकलती है, ठीक है? आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, जो नाले होते हैं बड़े बड़े शहरों में, उसमें कहीं ना कहीं बुलबुले देखे होंगे आपने उठते हुए, है ना, पानी के छोटे छोटे से नालों के अंदर। तो बुलबुले क्या होते हैं? CH4 मीथेन गैस निकल रही होती है उस टाइम पर वहाँ से। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्सोक्लोरोफ्लाइड। देखिए, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ये गैसों के नाम आपको याद होने चाहिए, कभी इसमें पूछ लें कि कौन कौन सी मेजरली गैस इसमें शामिल की गई थी, ठीक है? CO2 तो सबको याद है, ठीक है? लेकिन
बेसिकली इनका भी नाम आपको याद रखना है। ये गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान करती हैं, जो वायुमंडल में गर्मी को रोकती हैं और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। ठीक है, ये तो कॉमन सा पॉइंट है, नीचे वाला आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे आप इसको काटिए, इस पर आइए। क्योटो प्रोटोकॉल काम कैसे करता है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल ने देशों को अपने उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य को कुशलतापूर्वक और लचीले ढंग से चलाने के लिए एक तंत्र डिसाइड किया है, एक सिस्टम डिसाइड किया है। सिस्टम के 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनको भूलना नहीं है प्लीज, इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है कि तीनों पॉइंट्स क्या क्या हैं क्योटो प्रोटोकॉल के। जिसमें सबसे पहला वाला पॉइंट जो है आपका, वो क्या है, उत्सर्जन व्यापार। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन व्यापार को इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। तो देखिए कार्बन कैसे काम करता है क्योटो प्रोटोकॉल। इसके 3 पॉइंट्स हैं जिन पर ये काम करता है। पहला आता है उत्सर्जन व्यापार, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। ये हिंदी में पूरा नहीं लिखा, लेकिन इंग्लिश में मैंने सामने पूरा लिखा हुआ है, इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। ठीक है, क्या होता है ये देखिए। आमतौर पर कार्बन मार्केट के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग को हम कार्बन मार्केट भी कहते हैं। ठीक है, यह तंत्र उन देशों को कार्बन क्रेडिट बेचने की अनुमति देता है जो अपने लक्ष्यों से ज़्यादा उत्सर्जन कम करते हैं। ठीक है, उन देशों को जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं की, यह लागत प्रभावी उत्सर्जन कटौती को प्रोत्साहित करता है। कहने का मतलब क्या है इस पॉइंट में, कि इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग में क्या होता है, एक तरीके से मान के चलिए कि ये कार्बन मार्केट होता है जिसमें मार्केट में चीज़ खरीदी और बेची जाती है। अब कार्बन क्रेडिट क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए कोई कंट्री ए है। ठीक है, इस कंट्री ए को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कार्बन क्रेडिट दिया 100 कार्बन क्रेडिट दिया। ठीक है, अब इस कार्बन क्रेडिट को 100 किसी एक कंट्री ने खरीद लिया, किससे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से, है ना, सब इसी से बंधे हुए हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से। तो एक कंट्री ने 100 नंबर तक का कार्बन क्रेडिट खरीद लिया। अब इस कंट्री को परमिशन क्या मिली हुई है कि आप 100 नंबर तक का ही CO2 एमिशन करेंगे। अगर आपने 100 से ऊपर किया तो अब आपको और ज़्यादा क्रेडिट खरीदना पड़ेगा, फिर आपको 110 खरीदना पड़ेगा, 120 खरीदना पड़ेगा। उसी हिसाब से आपका कार्बन क्रेडिट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो कंट्रीज क्या करती हैं, अपना कार्बन क्रेडिट कम करती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमको क्या हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जन ना करना पड़े। जितना ज़्यादा आप उत्सर्जन करोगे उतना ही आपको कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा, और वो एक तरीके से मान के चलो कि कंट्री के नुकसान के लिए होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो कार्बन क्रेडिट वाली जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें मेनली क्या होता है कि कंट्री एक लिमिटेड अमाउंट तक कार्बन क्रेडिट खरीदती है, और उस कार्बन क्रेडिट की लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकती कि हम इससे ज़्यादा एमिशन CO2 का या ग्रीन हाउस गैसेस का नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल का पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका। ठीक है, इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग में, जिसमें कार्बन क्रेडिट के खरीदने और बेचने की बात होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है स्वच्छ विकास तंत्र, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ये क्या होता है, CDM औद्योगिक देशों को कार्बन क्रेडिट के बदले विकासशील देशों में, ठीक है, अब औद्योगिक देशों की बात यहाँ पर नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, विकासशील देशों की, उसमें उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में निवेश करने का अवसर देता है। कहने का मतलब है कोई डेवलपिंग कंट्री है, उसने यहाँ पर कोई ऐसी परियोजना लाई है जिससे कि एमिशन कम हो, तो उस परियोजना में हम जो इन्वेस्ट करने का काम करती है वो कौन करती है, आपकी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, बस इसमें इतना ही पॉइंट काम का है। फिर तीसरा पॉइंट आता है आपका संयुक्त कार्यान्वयन JI, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या होता है आपका, यह व्यवस्था औद्योगिक देशों को अपने लक्ष्य या औद्योगिक देशों में उत्सर्जन न्यूनीकरण परियोजनाओं पर सहयोग करने की अनुमति देता है। यानी एक तरीके से सेकंड और थर्ड पॉइंट लगभग सेम ही है। क्या है इसमें बस अंतर, कि औद्योगिक देश को इसमें, ठीक है, ऐड कर लिया गया। इसमें खाली विकासशील देश थे ऊपर वाले में, और इसमें औद्योगिक प्लस विकासशील, ठीक है, दोनों देशों को ऐड किया जाता है। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि है दोनों सेकंड और थर्ड सेम ही, लेकिन अंतर क्या है कि उत्सर्जन न्यूनीकरण परियोजनाओं पर सहयोग करने की अनुमति देता है। ठीक है, और ये इनमें इन्वेस्ट करता है बस। ठीक है, तो मेन आपके लिए क्या चीज़ है कि क्योटो प्रोटोकॉल किस प्रोसेस पे काम करता है, इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग पर, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म पे, और ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम पे करता है। ठीक है, ये कार्बन क्रेडिट वाली बात याद रखिएगा अच्छे से क्या होती है। अब आइए इस पे, कार्बन फुटप्रिंट मापने पर क्योटो प्रोटोकॉल का प्रभाव। ये कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के भेजूंगा कि कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है। ठीक है, तो इसमें इतना पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस पे आइए, क्योटो प्रोटोकॉल की आलोचनाएं और सीमाएं। पहला, विकासशील देशों का बहिष्कार। ठीक है, प्रोटोकॉल ने चीन और भारत जैसे विकासशील देशों पर उनके बढ़ते उत्सर्जन के बावजूद बाध्यकारी लक्ष्य नहीं लगाए, जिससे साझा जिम्मेदारी में संतुलन पैदा हो गया। देखिए ये बात सच है कि चाइना और इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दोनों दोनों बहुत ज़्यादा एमिशन करती हैं CO2 का। ठीक है,
तो इस वजह से कई बार क्या होता है कि इन हमारी कंट्री के ऊपर या चाइना के ऊपर इतनी ज़्यादा वो चीज़, इसकी मतलब जो प्रेशर था क्योटो प्रोटोकॉल का वो नहीं लग पाया, जिससे कि क्योटो प्रोटोकॉल असंतुलन में आ गया। ठीक है, और इसी वजह से विकासशील देशों ने इसका कहीं ना कहीं बहिष्कार किया। प्रमुख देशों का हटना 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका, ये ईयर याद रखना, ये पूछ लेते हैं कि कौन सा डेवलप्ड कंट्रीज थी जो 2001 में अलग हो गया था। तो 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका क्योटो प्रोटोकॉल से अलग हो गया था। ठीक है, उसने ये तर्क दिया था कि उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, जबकि ये कोई बात नहीं है। अमेरिका इसलिए पीछे हट गया था क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एमिशन करता है। ठीक है, तो उसको ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं उसको नुकसान होगा, अगर जो इस प्रोटोकॉल को फॉलो करेगा तो उसको दबे रहना पड़ेगा। तो इस वजह से अमेरिका इस प्रोटोकॉल से बाहर हो गया था 2001 में। तीसरा पॉइंट पे आइए, सीमित प्रभावशीलता। क्योटो प्रोटोकॉल के वैश्विक प्रभाव पर सवाल उठाए गए क्योंकि इसके क्रियान्वयन के दौरान उत्सर्जन में लगातार वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप पेरिस समझौता 2015, जिसके बाद समझौता हुआ, तो इसके बाद क्या आता है आपका पेरिस एग्रीमेंट 2015 वाला। ठीक है, इट मीन्स इतना ज़्यादा इफेक्टिव क्योटो प्रोटोकॉल नहीं रहा। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना, देखिए इसमें लिखा हुआ है मैंने, क्योटो प्रोटोकॉल की विरासत और वर्तमान प्रासंगिकता। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, जैसे कि पेरिस समझौता जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित करना है। ठीक है, तो ये आप डिग्री का याद रखना, ये पेरिस एग्रीमेंट में थी ये वाली, तो ये डिग्री आप याद रखना, और ये लाइन जो मैंने अंडरलाइन की है। ठीक है, तो बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपको एक आइडिया लग चुका है, क्या है क्या नहीं है, इसमें कौन कौन से इसमें साइकिल्स हैं, 3 जो पॉइंट्स बताए हैं, क्या क्या इसकी आलोचनाएं हैं, सीमाएं हैं, कैसे काम करता है, और क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, क्या लागू हुआ। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इंडिया आज भी क्योटो प्रोटोकॉल का मेंबर है। ठीक है, इंडिया आज भी क्योटो प्रोटोकॉल का मेंबर है। तो बाकी इसमें अभी ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, और यहाँ आपका ये क्योटो प्रोटोकॉल कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके, आप इसको अब अच्छे से दोबारा रिवाइज कीजिएगा।